हेलो दोस्तों, आपका हमारे यूट्यूब चैनल फ्री ऑनलाइन पढ़ाई में स्वागत है। इस वीडियो में हम करने वाले हैं प्रश्न बैंक वर्ष 2020-21 विषय जीव विज्ञान कक्षा 11वीं। इसमें हम करेंगे इकाई 2 अध्याय 5, 6 और 7 के महत्वपूर्ण प्रश्न जो आपसे 4 और 5 अंक में पूछे जाने वाले थे, तो उसी का सॉल्यूशन देखेंगे। इससे पहले हमने इकाई 1 के जो 3, 4 और 5 अंक वाले प्रश्न थे वो हमने आपको प्रोवाइड करवा दिए हैं। यदि आपने वो नहीं देखे हैं तो वीडियो की प्लेलिस्ट में जाकर आप वहां से इसे देख सकते हैं। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। इसमें आपसे ये सभी प्रश्न पूछे गए थे 4 अंक वाले, ये 8 क्वेश्चन और ये 8 क्वेश्चन, मतलब इस प्रकार से कितने 16 क्वेश्चन पूछे गए थे। इन सभी 16 आंसरों का हम सोल्यूशन देखने वाले हैं, तो बने रहिए वीडियो के साथ। इसमें जो आपका पहला प्रश्न है, अस्थि तथा उपास्थि में 5 अंतर बताइए। तो अस्थि उपास्थि में हम अंतर लिखेंगे। सबसे पहली तालिका आपको दी हुई होगी। तो इसका पहला है कि यह अपने चारों तरफ एक तंतुवत झिल्ली से घिरी रहती है जिसे पेरिओस्टियम कहते हैं। और उपास्थि में देखते हैं, इसे घेरने वाली तंतुवत झिल्ली को पेरिकॉन्डियम कहते हैं। नंबर 2, इसका मैट्रिक्स ओसीन प्रोटीन का बना होता है जो ठोस होता है, इसी कारण अस्थियाँ कैसी होती है, कठोर होती हैं। नंबर इसका मैट्रिक्स कॉन्टिनेंट प्रोटीन का बना होता है जो अर्धठोस होता है, इसलिए उपास्थि कैसी होती है, लचीली होती हैं। नंबर 3, इसी प्रकार आपको चौथा, इसी प्रकार 5 अंतर आपको अपने प्रश्न बैंक में लिख लेने हैं। आपका अगला प्रश्न देखते हैं। अगला है कि टेंडन एवं लिगामेंट में 4 अंतर बताइए। तो इसमें आपको 4 अंतर बताने हैं। तो टेंडन एवं लिगामेंट में अंतर है कि इसका पहला है, कोलेजन तंतुओं के वे गुच्छे जो मांसपेशियों को अस्थियों से जोड़ते हैं कंडरा कहलाते हैं, स्नायु। इलास्टिन तंतुओं के बने वे गुच्छे जो अस्थियों को अस्थियों से जोड़ते हैं स्नायु कहे जाते हैं। नंबर 2, कंडरा के तंतु मोटे मंडल में पाए जाते हैं, इसके तंतु अलग अलग बिखरे रहते हैं। इसकी कोशिकाएं एक क्रम में व्यवस्थित होती हैं, इनमें कोशिकाओं का कोई निश्चित विन्यास नहीं होता। पीले तंतु अनुपस्थित होते हैं तथा ये अंगों को गति प्रदान करते हैं। पीले तंतु उपस्थित होते हैं तथा यह अस्थियों को गति सीमित रखते हैं। इस प्रकार आपसे प्रश्न पूछा गया था, आप इसे प्रश्न बैंक में लिख लीजिए और इन्हें तैयार भी कर लीजिए। यदि आपने इन प्रश्नों को तैयार कर लिया तो आप अपने स्कूल में 90+ % लेकर आ सकते हैं, तो इन्हें अच्छे से तैयार कीजिए। फिर है आपका प्रश्न क्रमांक 3, रुधिर के 4 मुख्य कार्य बताइए। तो हमें इसमें रुधिर के कार्य बताने हैं। तो इसका पहला है ऑक्सीजन का परिवहन। रुधिर ऑक्सीजन को स्वतंत्रता से कोशिकाओं तक हीमोग्लोबिन की सहायता से ले जाता है। दूसरा, शरीर ताप का नियंत्रण शरीर के विभिन्न अंगों के ताप को एक समान बनाए रखता है। नंबर 3, रोगों से बचाव। तो रक्त की श्वेत रुधिर कणिकाएं मतलब वाइट ब्लड सेल्स WBCS रोगकारक जीवाणुओं का भक्षण कर शरीर को रोगों से बचाती है। आपको ये लिख देना है। चौथा नंबर है पोषक एवं उत्सर्जी पदार्थों का परिवहन। तो रक्त के द्वारा शरीर के विभिन्न भागों तक पोषक पदार्थ पहुँचते हैं और वहाँ से उत्सर्जी पदार्थों को ही रक्त वृक्क में पहुँचाता है, जहाँ से यह मूत्र के रूप में निकल जाता है। इस प्रकार आपका यह आंसर हो जाएगा। आपका अगला है लसिका की संरचना एवं कार्यों का वर्णन कीजिए। तो इसका है कि लसिका एक रंगहीन क्षारीय ऊतक द्रव है जो लसिका वाहिनी और रुधिर कोशिकाओं तथा ऊतकों के बीच पाया जाता है। इसकी मूल रचना रुधिर एवं ऊतक द्रव के समान होती है। यह मुख्य रूप से प्लाज्मा एवं श्वेत रुधिराणुओं का बना होता है, लेकिन इसमें लाल रक्त कणिका नहीं पाई जाती हैं, ध्यान रखना है। इस प्रकार आपको ये भी लिख देना है। यदि आपने हमारे फ्री ऑनलाइन पढ़ाई चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पर आपको सभी विषयों की प्रश्न बैंक हल सहित देखने को मिलेंगी। तो वीडियो में और कौन सा क्वेश्चन के आंसर ढूंढने में बहुत मेहनत लगती है, तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, क्योंकि आप लाइक करेंगे तो मेरा हौसला बढ़ेगा ताकि मैं और भी अन्य वीडियो और अन्य विषय के वीडियो बना सकूं। तो इसका है आरेखित पेशी की रचना समझाइए। ये पेशियाँ कहाँ मिलती हैं, इन्हें अनौच्छिक पेशियाँ क्यों कहते हैं। आरेखित पेशियों के कार्य, इसमें आपसे कार्य पूछे गए हैं। तो इसका है कि आरेखित पेशी की कोशिका लंबी पतली तर्क रूप होती हैं, इसके दोनों सिरे नुकीले होते हैं।
प्रत्येक कोशिका के बीच के चौड़े भाग में एक केंद्रक होता है। इस प्रकार आपको आंसर लिख देना है। और इसके कार्य हैं, ये निरंतर फैलने व सिकुड़ने का कार्य करती हैं हृदय की भांति। नंबर दूसरा है कि इनके संकुचन पर प्राणी का नियंत्रण नहीं होता, अतः ये उन सभी अंगों को गति के लिए जिम्मेदार हैं जो अपने आप गति करते हैं। इस प्रकार आपको आंसर लिख देना है। अगला है आपका कि मानव रक्त की संरचना एवं संगठन के कार्य लिखिए। तो इसका आंसर है, मानव रक्त एक क्षारीय तरल ऊतक है जो गाढ़ा, पारदर्शी तथा स्वाद में नमकीन होता है। इसका पीएच मान 7.35 या 3.5 बढ़ते हैं दशमलव के बाद। इसमें दो स्पष्ट भाग होते हैं, प्लाज्मा रक्त कणिका, लाल रक्त कणिका। इस प्रकार आपको ये पूरे आंसर लिख देने हैं। आपको इसमें ये भी शामिल है, ये पेज आपका। तो आपको यहाँ तक लिख देना है थ्रोम्बोसाइट्स या रुधिर प्लेटलेट्स एक केंद्रक विहीन कणिका हैं जो अस्थि मज्जा में टूटने से बनती हैं। इनका जीवनकाल कम होता है और ये रक्त के जमने में मदद करती हैं। इस प्रकार आपका आंसर हो जाएगा। आपका अगला प्रश्न देखते हैं। फिर अगला जो आपसे पूछा गया है कि रेखित पेशियों की कार्य प्रणाली को समझाना है। तो इस प्रकार आपकी क्रियाविधि, इसमें चित्र बनाना है आपको। फिर यहाँ तक आपको ये आंसर लिख देना है। तो इसे पूर्ण कर लीजिए आप। आपका अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है आपका कि तंत्रिका कोशिका की रचना का चित्र द्वारा वर्णन कीजिए तथा तंत्रिका ऊतक के दो कार्य लिखिए। या अथवा में आपसे ऐसा भी पूछा जा सकता है कि तंत्रिका कोशिका की संरचना लिखिए, न्यूरॉन की संरचना कार्य समझाइए। ये आपसे पूछा ही गया है। तंत्रिका ऊतक का वर्णन कीजिए एवं तंत्रिका कोशिका का नामांकित चित्र बनाइए। तो इस प्रकार आपको आंसर लिख देना है। यहाँ पर पूरा आंसर दिया गया है। आपको यहाँ पर चित्र भी बनाना है और इसके प्रकार भी लिखने हैं। जैसे इसके प्रकार है, एक कोशिका काय या साइटोन, कोशिका प्रवर्ध, डेंड्रॉन्स, एक्सॉन। इस प्रकार आपको ये पूर्ण कर लेने हैं और इन्हें याद भी कर लेना है। इसके नीचे आपको यहाँ तक भी लिख लेना है और इसमें इस आंसर में आपका ये भी शामिल रहेगा। तंत्रिका ऊतक के कार्य हैं कि यह ऊतक चेतना संबंधी सभी संवेदनाओं को ग्रहण करने का कार्य करता है। नंबर 2, शरीर में होने वाली सभी ऐच्छिक तथा अनैच्छिक क्रियाओं का नियंत्रण करता है। ये आपको कार्य लिख देने हैं। आपका अगला देखते हैं। अगला है आपका केंचुए की आहार नाल का आपको चित्र बनाना है। तो ये आपको चित्र बना देना है। यहाँ ये नामांकन कर देना है। आपको चित्र सही से बनाना है और इसे अच्छे से प्रैक्टिस कर लेनी है इस चित्र की 8 से 10 बार, क्योंकि आपसे अच्छे से बनने लगे, क्योंकि ये पेपर में भी आ सकता है। तो इसे संपूर्ण कर लीजिए। फिर आपका है, ये बहुत ही आईएमपी प्रश्न है, इसे तो आप जरूर ही करके जाइए। सोलिनेसी कुल के पुष्पीय लक्षण सामान्य सूत्र सहित लिखिए तथा पुष्प आरेख बनाइए। तो इसका है, पहला है कि पुष्पक्रम, पुष्प है, बाह्यदलपुंज, दलपुंज। इस प्रकार आपको ये पुमंग, जायांग, फल, पुष्पसूत्र। इस प्रकार आपको ये 8 पॉइंट दिए गए हैं। पुष्पसूत्र आपको सिखाए गए होंगे स्कूल में, तो आप इन्हें अच्छे से बना लीजिए और इसमें आपको चित्र भी बनाना है। इस प्रकार आपको ये पूरा आंसर याद कर लेना है और लिख लेना है। आपका अगला प्रश्न देखते हैं। अगला है, पुष्पदल विन्यास किसे कहते हैं? विभिन्न प्रकार के पुष्पदल विन्यास का वर्णन कीजिए। तो यहाँ पर पुष्पदल विन्यास को परिभाषित करते हैं कि पुष्पकलिका में बाह्यदलों, दलों या परिदलों में परस्पर संबंध पुष्पदल विन्यास कहलाता है। निम्नलिखित प्रकार का होता है, जैसे कोर स्पर्शी, व्यापृत, कोर छादी, क्वेश्चन सियल। इस प्रकार आपको ये पूर्ण कर लेना है आपके आंसर को। आपका अगला प्रश्न देखते हैं। इन्हें आप तैयार करते चलिए, क्योंकि आपकी परीक्षा नज़दीक आ रही हैं, तो आपको इन्हें करना ही करना है। आपका अगला है, एक सामान्य पुष्प की
एक प्रारूपिक पुष्प की संरचना को संक्षेप में समझाइए। इसका पहला है पुष्पवृंत तथा पुष्पासन। पुष्प का एक डंठलनुमा रचनात्मक तने से जुड़ा रहता है, इसे पुष्पवृंत कहते हैं। यह आगे चौड़ा होकर पुष्पासन बनाता है, जिस पर पुष्प के विभिन्न अंग चक्रीय रूप में विन्यस्त रहते हैं। इसी प्रकार आपका बादल पुंज, दलपुंज, पुमंग, जाया, इसके आपको सभी चारों भाग लिख देने हैं और ये चित्र भी बनाना है आपको। तो इसे आप अच्छे से तैयार कर लीजिए। ये आपसे पिछले ईयर की बात करें तो ये पूछा गया था और ये लगातार 3 बार से पूछा जा रहा है, तो इसे आप अच्छे से कर लीजिए। अगला है आपका पुष्पक्रम का क्या अर्थ है, यह कितने प्रकार का होता है, प्रत्येक का एक उदाहरण दीजिए। तो इसमें आपको ये तालिका बना देनी है। सरल, संयुक्त, विशिष्ट, मिश्रित, यानी कई प्रकार होते हैं। इस प्रकार आपको ये तालिका इस आंसर में बनानी थी। तो आप इस तालिका को अच्छे से समझ लीजिए और इसे बना लीजिए। आपका अगला प्रश्न देखते हैं। फिर आपका जो अगला प्रश्न है वो आपसे पूछा गया था कि रेखित पेशी तथा अरेखित पेशियों में अंतर लिखिए। तो एक कहलाती हैं आरेखित पेशी, एक कहलाती हैं रेखित पेशी, इसके दूसरे नाम हैं। तो आपको उनमें ये अंतर लिख देने हैं। इसका पहला, शरीर के उन भागों में पाई जाती हैं जो इच्छानुसार गति करते हैं, इन्हें रेखित पेशी कहते हैं। और ये शरीर के उन भागों में मिलती हैं जो स्वतः गति करते हैं, इन्हें अरेखित पेशी कहते हैं। इस प्रकार आपको ये अंतर दूसरा और ये तीसरा और ये चौथा, सार्कुलर में मोटी होती है, सार्कुलर में पतली होती है। इस प्रकार आपको ये 5 अंतर लिख देने हैं। इस प्रकार आपके जो इकाई 2 में 4 और 5 अंक वाले प्रश्न आए थे वो मैंने आपको विथ सॉल्व के बता दिए हैं। तो यदि आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें तथा चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और इस वीडियो को अपने सभी दोस्तों में शेयर करें ताकि उनकी भी हेल्प हो सके। धन्यवाद। इससे पहले इकाई 1 के जो हमने प्रश्न अपलोड किए हैं उन्हें आप जरूर देख लीजिए। अगले वीडियो में इकाई 3 के महत्वपूर्ण प्रश्नों का हल देखेंगे। तो बने रहिए वीडियो के साथ।